लिया है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार रखें। धन्यवाद। बैठ के बोल सकता हूँ, इजाजत है? आज के इस मंडल के अध्यक्ष भाई रामवीर तंवर जी, विनोद जी, दलीप जी और यहाँ पर बैठे हुए सभी भाजपा के वरिष्ठ मेरे साथियों, सही मायनों में तो आप सुबह से ही बैठे हुए हैं और हर आदमी अपनी बात कह रहा है, हम सिर्फ सुन रहे हैं। मैं थोड़ा सा विषय को बदलते हुए, कुछ हम बोलें कुछ आप बोलें, दोनों बोलेंगे तो निश्चित तौर पर जो बोरियत है वो कम हो जाएगी। नहीं तो मतलब एक तरफ से ही चलता रहे और दूसरी तरफ वाले सुनते रहें तो कहीं ना कहीं इसके अंदर बोरियत आनी शुरू हो जाती है। तो इस विषय को आगे बढ़ाते हुए हम जो शुरुआत कर रहे हैं 1947 से, 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और यहाँ पर हमारी सरकार बनी। वो निश्चित तौर पर वो सरकार जो थी कांग्रेस के नाम से तो थी, लेकिन उस समय के जो भी देश को समर्पित लोग थे और कुछ स्वार्थी लोग थे, दोनों ने मिलकर के सरकार बनाई। और जो देश को समर्पित लोग थे, जब उन्होंने ये देखा कि सरकार अभी भी गुलामी से नहीं निकली है, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, सरकार से इस्तीफा दे दिया था। और हम में से कोई बता सकते हैं किसने इस्तीफा दिया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। ताली बजा दो भाई। और वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने उसके बाद जनसंघ की स्थापना की, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना पहले जनसंघ के नाम से थी, बाद में भारतीय जनता पार्टी के नाम से बनी, तो उसका मूल रूप था कि राष्ट्रवाद सबसे पहले है, हम राष्ट्रवाद के हिसाब से ही चलेंगे। और उसके बाद में 1951 से 1966 तक एक युग रहा और उस टाइम समाजवादी सोच आगे बढ़ी। सोवियत संघ की विचारधारा से भारत प्रभावित रहा और हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर के लाल बहादुर शास्त्री जी के देहांत तक, जो आज तक एक विषय बना हुआ है कि किस तरह से देहांत हुआ, वो एक बहुत बड़ा कार्यकाल था। और इस कार्यकाल के अंदर कांग्रेस का जो उस टाइम वोट बैंक था, या आज तक भी कांग्रेस का वोट बैंक रहा है, बता सकते हैं हमें से कौन रहा है? हम सब राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, राइट, बहुत बढ़िया भाई। कोशिश करें कि हम नए लोगों को बोलने के चांस देंगे। तो कांग्रेस का वोट बैंक हमेशा दलित वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक रहा है। वो हमेशा वोटों की तुष्टीकरण को लेकर के, वोटों को ध्रुवीकरण को लेकर के उसने हमेशा राजनीति करी है। उसने देश का विकास कैसे हो, देश का डेवलपमेंट कैसे हो, उस विषय पर उसने काम नहीं करा। तो इस तरीके से अब 1951 के बाद 1959 आता है। आज जो परिवारवाद है, तो वो परिवारवाद 1959 से शुरू हुआ था, जब नेहरू जी ने इंदिरा जी को लाने के लिए कि इंदिरा जी देश पर राज करेंगी, जो कि इंदिरा उस योग्य नहीं थी, लेकिन परिवारवाद को बढ़ाने के लिए उन्होंने इंदिरा जी को आगे लाना शुरू करा। और उसके बाद 1966 जब ताशकंद समझौता हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जी की वहाँ पर संदेह स्थिति में डेथ हो गई। तो शायद आपको जानकारी के लिए वो बता दें कि दिल्ली के अंदर उनकी समाधि नहीं बनेगी, ये फैसला कांग्रेस सरकार ने लिया था। जब उनकी धर्मपत्नी आमरण अनशन पर बैठी, तब कहीं जाकर के सरकार को झुकना पड़ा और झुक कर के फिर उनकी जो है वहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का निर्माण हुआ। और इस सब क्रियाक्रम के बाद
1967 का चुनाव हुआ और 1967 के चुनाव के अंदर कांग्रेस सरकार 16 में से 8 स्टेट गंवा चुकी थी, यानी कांग्रेस का पतन शुरू हो गया था। और उसके बाद एक युग चला 1967 से 1984 और 1967 से 1984 के अंदर हम इसको इंदिरा युग भी कह सकते हैं। और ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो आज चीन की पार्टी से संबंध समझ लो, चीन में कम्युनिस्ट का राज है, उनके समर्थन से वो सरकार चल रही थी। और उस सरकार को चलने में उन्होंने नारा दिया था 1971 के अंदर, गरीबी हटाओ, और वो नारा दे करके वो चुनाव लड़े, लेकिन उसमें भी उनको सिर्फ 40% वोट मिले थे, 60% वोट विपक्ष को गए थे। और उसके बाद 1975 का आपातकाल हम सबको याद है। आपातकाल जब लगा था तो इंदिरा गांधी को उस टाइम किसने हराया था, कोई बता सकता है? थोड़ा नजदीक पहुंच गए हैं, राजनारायण। और जब राजनारायण का, जब इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित हो गया, उसको प्रधानमंत्री पद से हटने की बात हो गई, तब इंदिरा गांधी ने रात रात के अंदर इमरजेंसी लगा दी। ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। कांग्रेस जो है वो लोकतंत्र की हत्यारी है और वो इस बात से सीधा साबित होता है। और उसके बाद आपातकाल हुआ, सारे नेता जेल में गए और 1977 के अंदर जनता पार्टी का गठन हुआ। अब जो जनसंघ के नाम से हम अलग हमारा राजनीतिक दल चल रहा था, देश हित को ध्यान में रखते हुए हमारी पार्टी हमेशा कहती है कि हमारे राष्ट्र प्रथम है, पार्टी द्वितीय है। और जब देश हित का ध्यान में रखते हुए हमारे लोगों ने जनसंघ को खत्म करके पूरी तरीके से जनता पार्टी में अपना विलय कर लिया और 1977 के अंदर जनता पार्टी की सरकार बनी। सरकार बनते ही फिर उसके अंदर जो लोग थे, कुछ लोग कांग्रेस से टूट करके आए थे, कुछ लोग इधर आधर के थे, तो उन्होंने फिर दोहरी सदस्यता के बारे में कौन बताएगा? क्या था दोहरी सदस्यता? हम में से कोई बता सकता है? हाँ जी, नहीं, दोहरी सदस्यता का कहा कि आप जनता पार्टी के सदस्य रहो या आरएसएस के सदस्य रहो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। यानी जो जनसंघ का विलय हुआ था, तो जनसंघ का विलय होने के बाद में जो कार्यकर्ता थे, बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, जनसंघ के जो कार्यकर्ता थे, वो जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता थे, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी सदस्य थे। तो इन्होंने इसको दोहरी सदस्यता कहा और कहा कि या तो आपको सरकार में रहना है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपना संबंध विच्छेद करो, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में रहना तो आप जनता पार्टी से संबंध विच्छेद करो, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। वहां भी हमारी पार्टी के लोगों ने सत्ता को छोड़ना स्वीकार करा, लेकिन अपनी विचारधारा को छोड़ना स्वीकार नहीं किया। तो मैं ये सब बात आपको इसलिए ध्यान दिला रहा हूं, पीछे की बातें, कि फिर उसके बिखराव के बाद में पार्टी टूट गई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ। कौन से सन में हुआ हम बता सकते हैं? 1980। फिर 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। उसके बाद आपको पता है 1984 के अंदर ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। भिंडरवाला को पैदा करने वाले भी वही थे, उनको मारने वाले भी वही थे, और सिखों का जिस तरीके से कत्लेआम हुआ, सरकार हम पर आरोप लगाती है। ये तो सही मायनों में कांग्रेस सरकार ने सिखों का ओपन कत्लेआम कराया, और उसके अंदर खुद राजीव गांधी ने कहा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो इतना बड़ा, उसके बाद फिर इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद चुनाव हुए, और चुनाव होने के अंदर कांग्रेस को लगभग 425 सीट मिली। इतना बड़ा विशाल बहुमत कभी भी कांग्रेस सरकार को नहीं मिला, लेकिन उनमें नेतृत्व क्षमता नहीं थी।
वो सिर्फ अपने परिवार की बात सोचते थे और उनको ये डर था कि दल बदल से हमारी सरकार अब भी गिर जाएगी। तब उन्होंने वहां पर दल बदल विरोध का कानून लेकर के आए और उसके बाद 1979 में 1989 में फिर चुनाव हुआ, कांग्रेस फिर सिमट गई और फिर उसके बाद में वीपी सिंह की सरकार बनी और वीपी सिंह की सरकार के अंदर एक बहुत बड़ा काम हुआ। हम में से कोई बता सकता है? आरक्षण वाला मंडल, और उस मंडल से फिर हमारा समाज टूटा, फिर हमारे हिंदू समाज के बंटवारे का काम हुआ और उसको रोकने के लिए हमने राम मंदिर निर्माण का संकल्प लिया और अडवाणी जी ने राम रथ यात्रा निकाली, याद है ना? और उस राम रथ यात्रा को जब निकाली कि हम अयोध्या में मंदिर बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर में ही मनाएंगे, तो बिहार के अंदर जहां चुनाव हो रहा है, लालू यादव ने अडवाणी जी को गिरफ्तार करा और जब लालू यादव अडवाणी जो गिरफ्तार करा तब हमने वहां भी अपनी सरकार से समर्थन वापस लिया। हम राम मंदिर बनाएंगे, हम सत्ता में नहीं आए हैं, हम सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं आए हैं, हम देश की सेवा करने के लिए आए हैं, देश के मुद्दों को उठाने के लिए आए हैं और देश के मुद्दों पर काम करेंगे। हमने दूसरी बार सत्ता का त्याग करने में 1 मिनट की देर नहीं लगाई कि हमारे आराध्य देव राम हैं, हम राम मंदिर बनाने के लिए कृत संकल्प हैं और कितनी भी सरकारों हमें बलिदान करनी पड़े, हम सरकारी बलिदान करेंगे। इसके बाद वैसे तो आपको ये भी पता है कि जब बाबरी कांड हुआ था तो भी हमने अपनी सरकारी को हमने बलि का बकरा बनाया था। फिर 91 के अंदर सरकार बनी कांग्रेस और वामपंथियों के समर्थन से, और कांग्रेस वामपंथियों सरकार के समर्थन से सरकार बनी और उसमें फिर वामपंथियों की विचारधारा में हमेशा इसके अंदर अग्रसर होता रहे। और इसके बाद 1999 में अटल जी की सरकार बनी जो बहुत जल्दी गिर गई। फिर 1999 से 2004 तक अटल जी की गठबंधन सरकार रही, गठबंधन युग शुरू हुआ और गठबंधन सरकार हमने चला करके दिखाई। और 2004 के बाद 2014 तक कांग्रेस सत्ता में रही और जब कांग्रेस सत्ता में रही तो भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विपक्षी दल होने के नाते उसने भी अपने सभी देश हित के मुद्दे लगातार उठाती रही और देश हित के मामले को आगे बढ़ाते हुए उसने कभी भी अपने आप को पीछे नहीं रखा। और अभी जो पांडे जी कह रहे थे, मैं एक बात जरूर आपको याद दिलाना चाहता हूं। 2013 के अंदर इसी चीन ने हिंदुस्तान की लगभग 20 किलोमीटर तक जमीन पर कब्जा कर लिया था। और जब ये बात कही गई तो मनमोहन सिंह जी कहते कि इस विषय को छोड़ दो, इस विषय को मत उठाओ। मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि इससे चीन नाराज हो जाएगा, जमीन हमारी, कब्जा चीन कर रहा है और इस मुद्दे को उठाएंगे तो चीन नाराज हो जाएगा। आप मीडिया से कहते हैं कि इस बात को मत उठाओ। आज वो कांग्रेसी बोल रहे हैं कि चीन के मुद्दे पर आज हिंदुस्तान चीन को करारा जवाब दे रहा है, 1 इंच भी कब्जा जमीन पर नहीं करने दे रहा, उल्टा उनकी जमीन पर कब्जा कर रहा है। आज वो हमारे बारे में बोल रहे हैं। उन 2013 के अंदर उन्होंने, चीन ने कब्जा लगातार करा और उन्होंने, एक आदमी ने भी, खुद प्रधानमंत्री ने मीडिया को कहा कि आप इस मुद्दे को मत उठाओ, चीन नाराज हो जाएगा। उस किस्म की सरकार थी और आज वो सरकार है जो उसका मुंहतोड़ जवाब देती है। इस इतने लंबे चलने के बाद 2014 के अंदर जो चुनाव हुआ और उस चुनाव के अंदर बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आया और सही मायनों में गठबंधन सरकारों का युग भी समाप्त हुआ और भाजपा पहली बार पूर्ण बहुमत से सरकार में आई और पहली बार संसद के अंदर भारत माता की जय के नारे बोले। पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं देश का प्रधान सेवक हूं।
और जो देश का प्रधान सेवक के रूप में आज नरेंद्र मोदी जी 2014 से लेकर के लगातार इस देश को चला रहे हैं, इस देश का संचालन कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर 2014 के बाद जो मोदी जी के नेतृत्व में सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद का परचम भारत की राजनीति में फहराया, बहुत लंबे समय की जो हमारी इच्छा थी वो खत्म हुई। जो मुस्लिम तुष्टीकरण खत्म हुआ, लोगों को हिंदुओं की ताकत का एहसास हुआ, लोगों को ये लगा कि किसी भी तरीके से आप एक समुदाय को खुश करके हिंदुस्तान के बहुसंख्यक का अपमान नहीं कर सकते। और इस तरीके से 2014 से 2019 तक आपकी सरकार रही और 2019 के बाद बहुत बड़े बहुमत से, पहले से अधिक बड़े बहुमत से फिर भाजपा की सरकार आई। तो निश्चित तौर पर 2014 से 2019 तक सरकार चलाते हुए, देश को समझते हुए, देश को मजबूत करते हुए, देश को आगे बढ़ाते हुए फिर बड़े फैसले लेने का समय आया। और 2019 के बाद में जो रामलला हम आएंगे, मंदिर भी बनाएंगे, और कांग्रेसी कहते थे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हम कहते हमने तारीख भी बता दी और मंदिर का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया। आज कांग्रेसी कहते हैं कि इस मंदिर निर्माण के अंदर हाई कोर्ट का हाथ है। भाई हाई कोर्ट तो इससे पहले भी था, किसने मना करा था? तो राम मंदिर बनाने का फैसला जो हमारे हिंदुओं का एकमात्र उद्देश्य था, वो आज इस सरकार ने साबित करके दिखा दिया है। 3 तलाक, जो 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के हमारी मुस्लिम महिलाएं बहनें प्रताड़ित रहती थी, 3 तलाक, हलाला, उस सब से भी छुटकारा इसी सरकार ने दिलाया। जबकि ये कहते थे कि अगर 370 खत्म हो जाएगी तो हिंदुस्तान के अंदर झगड़े हो जाएंगे, अयोध्या में राम मंदिर बनना शुरू हो जाएगा, हिंदुस्तान में गृह युद्ध हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये करके दिखाया। और सबसे बड़ी बात जो करके दिखाई है वो धारा 370, जो धारा 370 इस सरकार ने हटा करके दिखाई है। निश्चित तौर पर आज से पहले किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं हुई थी कि धारा 370 हट सकती है। और धारा 370 हटने के बाद इतना शांतिपूर्वक तरीके से हम आज तक इस विषय को लेकर आते हैं। आज वो फारूक अब्दुल्ला बोलता है कि मैं धारा 370 बहाल कराऊंगा। धारा 370 को बहाल कराने के लिए हमें चीन से भी समर्थन लेना पड़े, हम चीन से भी समर्थन लेंगे। एक तरफ वो लोग हैं और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। और एक वो है जिनको सिर्फ खुद सर्वोपरि है, उनका अपना परिवार सर्वोपरि है। वो अपने परिवार के लिए जीते हैं, अपने लिए जीते हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर उनके राज में रहता है, उसके लिए जीते हैं। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमको इसका बहुत बड़ा गर्व है कि उस पार्टी कार्यकर्ता हैं जो पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए सोचती है। हमें कोई उदाहरण देकर के समझाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के अंदर सबको ये पता है कि इंदिरा गांधी के बाद में राजीव गांधी के बाद में सोनिया गांधी के बाद में राहुल गांधी। अब राहुल गांधी ने अभी शादी नहीं करी, उसको कोई बच्चा नहीं हुआ है। अब राहुल गांधी के बाद में प्रियंका गांधी आएगी या बॉर्डर आएगा या उनके परिवार, यानी एक बिल्कुल परिवार। लालू यादव के बाद में उनका बेटा तेजस्वी यादव, मुलायम सिंह यादव के बाद में अखिलेश यादव। आप ये देखें बाकी जितने राजनीतिक दल हैं उन सबके उत्तराधिकारी उनके परिवार के ही लोग हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको ये नहीं पता कि हमारा अगला राष्ट्राध्यक्ष कौन है। हम में से भी कोई अगला राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी और अब वो पार्टी है
जो एक बार यहाँ बैठती है, हम में से फिर सामने बैठ जाते हैं और सामने में से कोई ना कोई उठ करके इधर आकर बैठ जाता है। कार्यकर्ता पर आधारित पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आज तक टूटी नहीं है, चाहे वो सत्ता में रही है और चाहे वो विपक्ष में रही है। बाकी सभी पार्टियां लगभग टूट गई हैं। कांग्रेस से टूट कर तो कितनी पार्टियां बनी हैं, उनका गिनती गिनना ही बड़ा मुश्किल है। तो सभी पार्टियां, क्योंकि उनकी अपनी विचारधारा नहीं है, उनकी अपनी विचारधारा कि मेरा परिवार कैसे आगे बढ़े, मैं खुद कैसे आगे बढ़ूं, और हमारी विचारधारा है कि राष्ट्र कैसे आगे बढ़े, देश कैसे आगे बढ़े। हमारी अपनी विचारधारा में सबसे पहले राष्ट्र है, सबसे पहले देश है, और उनके विचारधारा में उनका अपना परिवार है, उनका अपना खुद है। हम अपनी पार्टी को भी दूसरे नंबर पर रखते हैं, और ये हमने दिखा दिया कि हमें जब अपनी पार्टी तक का भी बलिदान देना पड़ा देश हित में, तुमने अपनी पार्टी का बलिदान तक दिया। तो मेरे साथियों, हम ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जिन्होंने, चाहे सीए का मुद्दा हो, सीए के मुद्दे पर किसी की नागरिकता नहीं ली जा रही, लेकिन लोगों को भड़का करके आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करी गई। और आप एक बात बताएं, पूरे संसार में हिंदुओं का राष्ट्र तो सिर्फ एक राष्ट्र है, भारत। और अगर बाहर पर हमारा हिंदू भाई प्रताड़ित हो रहा है, उसको कहीं शरण लेने की जरूरत पड़े और हिंदुस्तान में उसको नागरिकता ना मिले, हिंदुस्तान में उसे शरण नहीं मिले, तो बेचारा कहाँ जाएगा। हमने तो निश्चित तौर पर बाहर में जो भी हिंदू, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जो भी लोग हैं जो पीड़ित हैं, वो आए, हम उनको नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर भ्रम फैलाया जा रहा है कि नागरिकता छीनने की बात कर रहे हैं। तो हमारे लिए फिर ये है कि हर तरीके से हम देश को प्रथम मानते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आप सबके बल पर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भारत ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। विश्व में सबसे ज्यादा सदस्य हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, और वो सब बने हैं आप जैसे कर्मठ कार्यकर्ताओं को योगदान से, आप सबके कर्मठ कार्यकर्ताओं के सहयोग से। इसके अलावा हमारी पार्टी हमेशा संगठन के बल पर, कार्यकर्ताओं के बल पर ही आगे बढ़ती है। ये बात ठीक है कि कहीं ना कहीं नाराजगी भी रह जाती है। 10 कार्यकर्ता हैं जो एक पद के लिए उपयुक्त हैं, किसी एक को बनाना है, किसी 9 में थोड़ी बहुत नाराजगी हो सकती है, लेकिन वो भी क्षणिक नाराजगी होती है। कुछ देर बाद हम सब मिलकर के उस काम के अंदर करते रहते हैं। और इतना बड़ा परिवार है, इतने बड़े परिवार के अंदर छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सबको सहते हुए भी पार्टी को जिस तरीके से सींच रहा है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को देवतुल्य कार्यकर्ता कहा जाता है। आप एक बात देखेंगे, हमारी पार्टी के अंदर कोई जाति का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता, क्षेत्र का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता, भाषा का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता, और परिवारवाद की राजनीति का तो विशेष करके हम डट करके विरोध करते हैं। और हमारा पूरा झुकाव होता है राष्ट्रवाद का प्रहरी। हम राष्ट्रवाद के प्रहरी बन करके अपनी पार्टी को आगे चला रहे हैं। हमारी पार्टी निश्चित तौर पर कि राष्ट्रवाद की प्रहरी पार्टी है। हम सबको साथ लेकर के चलेंगे, सबका विकास करेंगे, सब में विश्वास पैदा करेंगे। यही हमारी भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य है, जिस उद्देश्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर 2014 के बाद में और आज तक जो परिवर्तन आ रहा है, जो आज भारत के नागरिक की विदेश में भी, आज विदेश में हम जाते हैं तो कहाँ के रहने वाले हैं, तो भारत के रहने वाले हैं, इंडियन हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के हाँ नरेंद्र। आज विदेशों के अंदर भी हमारे भारत के नागरिकों का सम्मान मान बढ़ रहा है। आज विदेश में भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व विश्व में कहीं भी नहीं है। आज अभी हम सब ने ये देखा है
कि चीन और पाकिस्तान दोनों से टक्कर लेने के लिए हिंदुस्तान खड़ा है एक साथ। पहले हम पाकिस्तान से डरते थे, पहले हम पाकिस्तान के खिलाफ ही होते थे कि भी इसके ये चीन आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, हम उसको झेलते थे। आज पाकिस्तान के घर में घुस करके हमने मारा है। वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की वजह से, भारतीय जनता पार्टी की वजह से। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं होती तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान के घर में मारने की हिम्मत नहीं थी। हमारे लोग, पुलवामा कांड की ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, हम सबको पता है। हमारे सैनिक शहीद हुए, पाकिस्तान ने सैनिक शहीद कराए। हमारे लोगों ने हम पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि इन्होंने सेना मरवा दी, इन्होंने सेना मरवा दी, ये सेना की लाश पर राजनीति कर रहे हैं। अब आज पाकिस्तान की संसद में ही जब ये बात खुल करके सामने आई और पाकिस्तान के संसद का मंत्री कहते हैं कि पुलवामा में हमने भारत के सैनिकों को मारा, तो आज उनकी बोलती बंद है। तो निश्चित तौर पर अगर उन्होंने हमारे सैनिकों को आतंकवादी के रूप में मारा, धोखे से मारा, तो हमने तो खुल करके चैलेंज दे करके हमने पाकिस्तान की संजली स्ट्राइक कर ली। और कांग्रेसी नेता कहते हैं वहां पर कुछ दरखत उखड़े थे, कुछ पेड़ उखाड़े गए थे। और ये भी पहली बार हुआ अभिनंदन की वापसी। शायद इतिहास के अंदर अभिनंदन की जो वापसी हुई है वो राजी खुशी नहीं हुई है। नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कह दिया था कि अगर अभिनंदन की वापसी नहीं हुई तो बहुत बुरे परिणाम उसको भुगतने पड़ेंगे। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के पसीने छूट रहे थे और ये तय था कि अभिनंदन नहीं छूटता तो पाकिस्तान पर अटैक पक्का था। तो आज हम उस भारत के अंदर जी रहे हैं और उस भारत में हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है कि हम अपना मस्तक ऊंचा करके रहेंगे, देश हित में काम करेंगे, देश हित की बात करेंगे, ये हमारा सीधा उद्देश्य है और उस उद्देश्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, इतना सब कुछ होने के बाद जो ये देश विरोधी लोग हैं वो इस टाइम छटपटा रहे हैं, इस टाइम वो तड़प रहे हैं, इस टाइम वो मौके की तलाश में हैं। हमें और अधिक सावधान रहने की जरूरत है। यहां पर और अधिक सावधानी की आवश्यकता है। यहां पर यह नहीं कि अब हम सत्ता में आ गए, सरकार में बन गए, सरकार हमारी है, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सही मायनों में अभी करने की सबसे ज्यादा हमें जरूरत है, क्योंकि हमने देश के हर गरीब व्यक्ति तक जाना है। पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक खड़े व्यक्ति पर सरकार की सुविधाएं पहुंचे, ये हमारा नारा है। अंत्योदय का नारा हमारी है ना, क्यों भाई साहब? तो अब अंत्योदय का नारा हमारा है, तो अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सुविधा कैसे पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक उसका उदय कैसे हो। जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, जितनी भी हमारे भारत सरकार की योजनाएं हैं, उन सबको पढ़ करके हर व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे, पता लगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति तक सुविधाओं को पहुंचा रही। और अगर जरा सी चूक हो जाती है और ये दोबारा सत्ते में आ जाते हैं तो घायल साहब कहते हैं घायल शेरनी के तरीके से फिर देश को तबाह करेंगे। इसलिए अब हमारी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है कि हम अपनी पार्टी की विचारधारा को लेकर के, अपनी पार्टी के काम को लेकर के, अपनी सरकार के कामों को लेकर के जन जन तक पहुंचे, हर एक के पास पहुंचे और उस योजनाओं के उनको लाभ बताएं और उस योजनाओं से उनको लाभ दिलाएं। हमारा व्यवहार सकारात्मक होना चाहिए, हमारी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए और उस सकारात्मक और पॉजिटिव सोच को लेकर के हमको आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो जो सफलता आप सबके बलबूते पर आज पाई है, जरा सी लापरवाही से इस सफलता को जाने में देर नहीं लगी। और हमारे जितने अपने कार्यकर्ता हैं उन सबका सम्मान करना भी
हमारी जिम्मेदारी है। हमारे जितने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनका सम्मान रखना, जो नए नए कार्यकर्ता जुड़े हैं उनको साथ लेकर के चलना, उनको पार्टी की नीति रीति बताना और उनको बता करके अपने साथ जोड़ करके कंधे से कंधा मिला करके उनको साथ लेकर के चलना। हमारा नया कार्यकर्ता जुड़ता है, कई बार उसको हमारी पॉलिसी के बारे में जानकारी कम होती है, तो उसका मजाक नहीं उड़ाना, उसको समझाना, उसको साथ लेकर के चलना, छोटे भाई के रूप में उसको स्वीकार करना। और ये हम भारतीय जनता पार्टी जो हमने ज्वाइन करी है अपनी इच्छा से और अपनी मर्जी से करी है, और उसके पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि हम देश की सेवा करना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, अपने क्षेत्र की सेवा करना चाहते हैं। और जब सेवा करना चाहते हैं तो इस बड़ी पार्टी से जुड़ करके हमको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। इसी के साथ आप सबने मुझे सुना, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अगर कोई बात आपको लगती है, बूझनी है, तो आप पूछ सकते हैं। मेरी बात समाप्त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।